नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बायो अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस शानदार वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक शरद जोशी जी हैं, उनकी एक लाइन है मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो बोलते हैं कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर लड़के सबसे पहले इंजीनियर बन जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि उन्हें बनना क्या है। ठीक है, तो कृपया ये सब चीज़ें आप ना करें। ठीक है, आप सबसे पहले सोच लें आपको बनना क्या है, फिर आप जो बनना है वो बने। ठीक है, चलिए आज हम पिछली क्लास में हम लोग क्या बात कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा परासरण किस दिशा से कैसे हो रहा था, है ना। आलू को देखा, एक्सपेरिमेंट दबाव वाला देखा, परासरण दाब क्या होता है, सारा कुछ देखा ना। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्लाज्मोलिसिस के बारे में। किसके बारे में? जीव द्रव्य कुंचन के बारे में। जीव द्रव्य कुंचन, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस को पढ़ने से पहले हम तीन चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हमारे एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी पेज नंबर 182। ठीक है, आप खोल लीजिएगा, उसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है समपराशरी। पहला है समपराशरी। ठीक है, ये समपराशरी क्या होता है? जिसको बोलते हैं आइसोटॉमिक सॉल्यूशन। देखो, समपराशरी घोल क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि बाहरी घोल, ठीक है, बाहरी घोल कोशिका द्रव्य के परासरण दाब को संतुलित करता है। ठीक है, बाहरी घोल क्या है? एक हमने बीकर ले लिया। ठीक है, क्या लिया? हमने एक बीकर ले लिया। ठीक है, ये एक हमारे पास है कोशिका। ये किसकी कोशिका है? तो ये है हमारे पास प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर आपको पता है कि ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर इसके बाहर वाली जो वॉल होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल, है ना। फिर इसके अंदर 70 से 80% भाग होता है वैक्यूल का, जिसको बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी। वैक्यूल के बाद यहां पर आता है जो जीव द्रव्य हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, और यहां पर जो भी आपका जीव द्रव्य का सामान हो गया वो हो गया। ठीक है, पादप की कोशिका है। ठीक है, यहां पर मेनली बोला क्या जा रहा है? भाई साहब बहुत गर्मी है, एक सेकेंड ना। बिल्कुल पसीना पसीना हो जा रहा है। टाइम भी नहीं देखा था मैं। चलिए, समपराशरी का मतलब क्या हुआ? ठीक है, हमने एक लिया आपका बाहरी घोल। ठीक है, एनसीईआरटी में बोला है ये हमने ले लिया बाहरी घोल। कैसा घोल? बाहरी घोल। ठीक है, हम इस कोशिका के अंदर देखा विलेय के अणु की संख्या देखी। कितनी? विलेय के अणु की संख्या हमने इस सेल के अंदर देखा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम देखते हैं कि इस सेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्या है? इस सेल के अंदर 10 विलेय के अणु है। कितने विलेय के अणु हैं? ध्यान से देखिएगा, कितने हैं? 10 विलेय के अणु हैं। कितने? 10। ठीक है, इस घोल के अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस घोल के अंदर भी 10 विलेय के अणु हैं। अब देखो, अब अगर इस प्लांट सेल को यहां पर रखोगे, इस प्लांट सेल को इसमें तुम रख दिए, ठीक है, इनको यहां पर बना लो। इस प्लांट सेल को तुम यहां पर रख दिए, ये वैक्यूल हुई, ये इसके घोल हुए, ये इसके विलेय के अणु हुए 10। ठीक है, ये कोशिका हो गई पादप कोशिका। अब मुझे बताओ, इसमें भी 10 विलेय के अणु हैं और इसमें भी 10 विलेय के अणु है। मैं आपको बताया था ना पिछली क्लास में, हमने क्या बताया था? पिछली क्लास में क्या बताया था? अगर विलेय के अणु के अनुसार बात की जाती है तो कम विलेय के अणु, ठीक है,
विलेय की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ क्या करते हैं, विलेय गति करते हैं। लेकिन इसमें विलेय के अणु यहां भी समान है, यहां भी इस कोशिका में भी 10 विलेय के अणु हैं, दोनों में विलेय के अणु समान है। और इस बाहरी घोल में भी, ठीक है, इस बाहरी घोल में भी विलेय के अणु समान है। तो क्या जल अंदर जाएगा कि जल अंदर से बाहर आएगा? कंडीशन क्या होगी? इस बाहरी घोल से जल अंदर जाएगा या फिर अंदर से जल बाहर आएगा? ध्यान से बताओ 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 मुझे कि विलेय की सांद्रता दोनों में बराबर है या फिर कम है, ज्यादा है? तो आप बताएंगे भैया कि विलेय की सांद्रता दोनों में क्या है, बराबर है। क्या है? विलेय की सांद्रता दोनों में बराबर है, इसलिए ना इस कोशिका में अंदर से जल बाहर आएगा ना बाहर से जल अंदर जाएगा। ठीक है, क्या होगा? न जल अंदर से बाहर आएगा ना बाहर से अंदर जाएगा। तो एनसीईआरटी ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, ठीक है, क्या लिखा है? समपराशरी घोल के ऊपर लिख लीजिएगा, समपराशरी घोल। इसमें लिखिएगा कि बाहरी घोल, ये जो बाहरी घोल है, बाहरी घोल कोशिका द्रव्य के परासरण दाब को संतुलित करता है। क्या करता है? बाहरी घोल कोशिका द्रव्य के परासरण दाब को संतुलित करता है। ठीक है, जो परासरण दाब लग रहा है, विलेय की सांद्रता बराबर है। ठीक है, विलेय की सांद्रता किसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? विलेय की सांद्रता, परासरण दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विलेय की सांद्रता, पिछली क्लास में बताया था मैंने। ठीक है, तो परासरण दाब क्या करता है? संतुलित होता है, बराबर होता है। जब दोनों में परासरण दाब बराबर होगा तो जल का आवागमन किसी में नहीं होगा, यानी कि ये कोशिका किस अवस्था में? ये कोशिका साम्य अवस्था में है। ठीक है, तो इस घटना को हमने क्या बोला? इस घटना को हम बोलते हैं समपराशरी घोल। ठीक है, इस घोल को बोलते हैं समपराशरी घोल। ठीक है, क्या बोलते हैं? समपराशरी घोल, आइसोटॉमिक सॉल्यूशन। बताइए, कंफर्म है? मिटा दे, इसको मिटा दे। देखिए, ये 3 टर्म है, इनको ध्यान से समझना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अल्प पराशरी घोल। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ध्यान से देखना। ये बाहरी घोल है, ठीक है, ये हमारी कोशिका है। ठीक है, देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये होता है कि बाहरी घोल में जल है, जल है, ये देखिए जल है, आपने बोला है भैया। ये वाटर है और ये सॉल्यूट है, इसमें कुछ सॉल्यूट भी मिला है। इसमें हम मान लेते हैं 5 अणु सॉल्यूट के हैं, 5 अणु। ये देखो 5 अणु कितने हैं? 5 अणु सॉल्यूट के हैं। ध्यान से समझना, ध्यान से। 5 अणु किसके? सॉल्यूट के। इसके अंदर क्या देखने को मिला? इसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा अधिक देखने को मिली। ठीक है, इसके अंदर विलेय के अणु है, मान लेते हैं 20, इसके अंदर सॉल्यूट है 5, विलेय के अणु 5। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ वाटर है, लेकिन इसके अंदर क्या है? वाटर कम है। इसके अंदर वाटर ज्यादा है और विलेय कम है। वाटर ज्यादा है और विलेय कम है। भाई साहब, एक सेकंड ना, मुंह पोंछ लूं। ठीक है, देखो, देखिए, इसके अंदर वाटर ज्यादा है, विलेय कम है। ठीक है, वाटर कम है, यहां पर बताइए विलेय दाब अधिक होगा कि नहीं होगा? बताओ। विलेय का दाब पूछ रहा हूं, विलेय का दाब, ध्यान से देखना। इस वाले सेल में, कोशिका में विलेय दाब अधिक होगा कि नहीं होगा? विलेय दाब अधिक क्यों होगा? क्योंकि यहां पर जल कम है। ठीक है, जल कम है, विलेय दाब अधिक होगा। यहां पर क्या है? जल अधिक है, तो यहां पर जल की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी कि नहीं? गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो जल विभव ज्यादा होगा कि नहीं? चीजें बदल रही हैं, ध्यान से समझना, मेरी बातों को समझना ध्यान से।
ध्यान से समझना, विलेय दाब अधिक है कि नहीं। अगर विलेय दाब अधिक होगा तो परासरण दाब अधिक होगा या नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, यस या नो, यस या नो, यस या नो। आपने बोला यस, विलेय दाब अधिक है तो जाहिर सी बात है परासरण दाब भी क्या होगा, परासरण दाब भी अधिक होगा। अगर विलेय दाब अधिक है तो परासरण दाब भी अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जल की मात्रा कम है, जल की मात्रा कम है। ठीक है, इसमें देखो जल की मात्रा अधिक है, जल की मात्रा अधिक है, उच्च सांद्रता है इसकी। ठीक है, गतिज ऊर्जा इसकी अधिक है, जल के अणु अधिक गति कर रहे हैं। ठीक है, जल विभव अधिक है, इसका जल विभव कम है, कम है। ठीक है, अब मेरे को यह बताओ एक क्वेश्चन, जल अंदर से बाहर आएगा या फिर बाहर से जल अंदर जाएगा? बस सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। ये आपका बाहरी घोल है। पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था? एक तरफ कम जल के अणु थे, एक तरफ ज्यादा थे, तो कम जल के अणु से ज्यादा वाले में गति कर रहा था, ज्यादा वाले में गति कर रहा था। ये घोल कैसा है? ये है अल्प पराशरी। अल्प मतलब कम, पराशरी मतलब पराशरी। ठीक है, कम पराशरी घोल है ये। ठीक है, तो जल कहां से कहां को जाएगा? अंदर से बाहर को, सॉरी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा कोशिका में। ठीक है, ये देखिए, जब ये जल अंदर की तरफ जाएगा, समझना, जब ये जल अंदर की तरफ जाएगा तो क्या ये कोशिका फूलेगी या फिर नहीं? बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, कोशिका फूलेगी कि नहीं? फिर इसमें स्फीति दाब लगेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर, ठीक है, स्फीति दाब लगेगा और कोशिका क्या होगी? कोशिका फूलेगी। कोशिका क्या होगी? तो कोशिका आपकी फूलेगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये अंतः परासरण है कि बाह्य परासरण है? ये कैसा परासरण है बताओ? तो ये एक प्रकार का अंतः परासरण है, क्योंकि इस कोशिका के अंदर परासरण की क्रिया हो रही। जल इस कोशिका के अंदर जा रहा है। जल क्या हो रहा है? जल इस कोशिका के अंदर जा रहा है बाहरी घोल से, इसलिए ये क्या हुआ? ये अंतः परासरण हुआ। क्या हुआ? अंतः परासरण आपका हुआ। ठीक है, इसमें जल अधिक है। क्या है? जल अधिक है, यानी कि ये विलयन कैसा है? तो ये विलयन तनु विलयन है। ठीक है, जल अधिक है तो बताइए विलेय दाब इसका क्या होगा? विलेय की संख्या कम है, विलेय दाब भी कम होगा। जल अधिक है लेकिन विलेय क्या है? विलेय कम है। जल दाब क्या हो? विलेय दाब क्या होगा? अधिक होगा। विलेय दाब कम होगा, इसमें बाहरी घोल में विलेय दाब कम होगा तो परासरण दाब कम होगा। परासरण दाब कम से अधिक परासरण दाब की तरफ क्या करता है? जल गति करता है। यही तो होता है परासरण, यही तो होता है ऑस्मोसिस है। जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करता है, क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है, यहां पर स्फीति दाब लगता है। ये हो गया आपका अल्प पराशरी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है आपका अति पराशरी। अति पराशरी घोल। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें इसको उल्टा कर दो। अच्छा, जैसे इसमें एक चीज़ समझो, जैसे ये एक कटोरी है। क्या है? ये एक कटोरी है, ये कोशिका फूल रही है ना। कोशिका क्या हो रही है? फूल रही है। किशमिश होती है ना, किशमिश, किशमिश सबसे अच्छा एग्जाम्पल। किशमिश, किशमिश सिकुड़ की छोटी सी हो जाती है ना। ये किशमिश को तुमने डाल दिया, ये किशमिश है। ठीक है, जल क्या हो रहा है? जल इस पर दाब डाल रहा है, जल इस पर दाब डाल रहा है। ठीक है, तो इस पर क्या हुआ? परासरण दाब क्या हुआ? इस पर अधिक हो गया। परासरण दाब इस पर अधिक हुआ तो ये कोशिका क्या हो गई? किशमिश क्या हो गई? किशमिश फूल गई। ठीक है, एक उचित, एक मतलब एक बाह्य आकार के एक सीमित अवस्था तक ये फूल गई, फिर उससे ज्यादा नहीं फूलेगी। जब उस अवस्था तक फूल जाती है, सीमित अवस्था तक फूलती है, वो तो उसमें एक दाब लगता है, जिस दाब को बोलते हैं स्फीति दाब। कौन सा दाब? स्फीति दाब बोलते हैं। ठीक है, किशमिश आपकी फूल के क्या बन गई? आपकी अंगूर बन गई, है ना, अंगूर बन गई।
सेकंड कंडीशन में क्या देखना, अति पराशरी घोल में क्या होता है। देखो अति पराशरी घोल में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ठीक है, ये कोशिका है, बाहर कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। इसमें ये देखो, इसमें विलेय के अणु अधिक हैं। ये देखो जल भी है लेकिन विलेय क्या है, अधिक है। ठीक है, और जल क्या है, जल कम है। इस कोशिका में क्या देखने को मिला, इस कोशिका के अंदर है केंद्र, वो रिक्तिका, रिक्तिका के अंदर भी जल है, विलेय भी दो थोड़ा सा देखने को मिला, 2 अणु जैसे देख लिए, विलेय तो देखने को मिल गया। ठीक है, ये हो गया है ना। विलेय के अणु यहाँ भी हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही अणु देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर जल अधिक है और इसमें विलेय क्या है, कम है। सिंपल, जल अधिक है और विलेय क्या है, कम है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अति पराशरी घोल में क्या होता है, क्या होगा बताओ। विलेय अधिक है, जल कम है। ठीक है, जल की सांद्रता यहाँ पर कम है, सांद्रता के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो जल की सांद्रता कम है। यहाँ पर यदि देखोगे तो जल की सांद्रता क्या है, उच्च है, अधिक है। तो जल कहाँ से कहाँ को गति करेगा, जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक की तरफ गति करेगा ना। यानी कि इस कोशिका से पानी निकल के जाएगा कि नहीं इस बाहरी घोल में, बताइए। इस बाहरी घोल में इस कोशिका से पानी निकल के जाएगा या नहीं, हाँ या ना। जब बाहरी घोल में कोशिका से पानी निकल के जाएगा तो इसी घटना को बोलते हैं अति पराशरी। ठीक है, अति पराशरी घोल, इस घोल को क्या बोलेंगे, इस घोल को बोलेंगे अति पराशरी घोल। ठीक है, और ऐसी कोशिका को बोलेंगे अति पराशरी कोशिका। ठीक है, इसी कोशिका को बोलते हैं आपकी जीव द्रव्य कुंचन कोशिका। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कोशिकाएं अल्प पराशरी घोल में फूलती हैं, इसमें क्या लिखा है, कोशिकाएं अल्प पराशरी घोल में फूलती हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में कोशिका क्या होगी, कोशिका सिकुड़ेगी। कोशिका क्या होगा, कोशिका सिकुड़ेगी, इससे जल निकाल लेगा तो कोशिका दूसरे कंडीशन में ये देखने को मिल जाएगा। ये देखो कोशिका सिकुड़ के ये बन गई। अब इसमें क्या है, अगर तुम इसमें चीनी का घोल ले लो चीनी का घोल, ले लिए चीनी का घोल, हाँ या ना, हाँ या ना, ले लिए ना, नहीं लिए क्या, ले लिए ना चीनी का घोल। उसमें तुम अंगूर डाल दो, अंगूर, जल की मात्रा किस में ज़्यादा है, अंगूर में कि चीनी के घोल में, अंगूर में। तो अंगूर से जल कहाँ पर चला जाएगा, चीनी का घोल, और वो अंगूर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो अति पराशरी में क्या होती हैं, कोशिकाएं सिकुड़ती हैं। क्या होती हैं, अति पराशरी में कोशिकाएं सिकुड़ती हैं। इसी को बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस। अभी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, अब ये कैसा परासरण हुआ, इस कोशिका से जल बाहर की तरफ निकला, कोशिका से जब जल बाहर की तरफ निकला तो कैसा परासरण हुआ, ये बाह्य परासरण हुआ। ठीक है, एक्स ऑस्मोसिस हुआ। ठीक है, बाह्य परासरण की यहां पर क्रिया हुई। बताइए, यहां तक क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है या फिर नहीं। आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 182 में लिखा हुआ, ये देखिए लिखा हुआ है कि अति पराशरी किसे कहते हैं, कि यदि बाहरी विलयन अधिक सांद्रता युक्त हो, बाहरी विलयन, जो बाहरी विलयन है ये अधिक सांद्रता वाला है। ठीक है, अधिक सांद्रता युक्त हो तो इसे अति पराशरी कहते हैं। आगे है कि कोशिकाएं अल्प पराशरी घोल में फूलती हैं। ये देखिए, अल्प पराशरी घोल में फूलती हैं, यानी कि जब हम किशमिश को फुला देते तो किशमिश फूल जाती है। ठीक है, तो अल्प पराशरी घोल रहता है, पानी अल्प पराशरी घोल। लेकिन अति पराशरी घोल में कोशिकाएं सिकुड़ती हैं। क्या होता है, अति पराशरी घोल। अब चीनी के सिरे में अगर तुम अंगूर को डाल दोगे तो अंगूर में जल की मात्रा अधिक है, तो वो जल चीनी के सिरे में चला जाएगा, अंगूर सिकुड़ जाएगा। ठीक है, ये है बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ये 3 चीजें थी आपकी। ठीक है, पहला समपराशरी, अल्प पराशरी और अति पराशरी। ठीक है, ठीक है, डन, समझ आया, बताओ, बताइए भैया, सब लोग बताइए।
सच में बहुत गर्मी है। मिटा दें इसको, हम मिटा दें, चलिए। अब देखिए, जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस, जैसे अभी एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, ये एक बॉक्स लिया गया है, ठीक है। बॉक्स मतलब ये घोल है, क्या है? ये घोल है, ठीक है। और ये घोल कैसा है? तो ये घोल अति पराशरी घोल है, ठीक है। अब इस अति पराशरी घोल में एक कोशिका को रखा गया है, ठीक है। इस घोल में एक कोशिका को रखा गया है, देखिए ये क्या हुआ? कोशिका भित्ति, ठीक है। ये क्या हुआ? कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। जीव द्रव्य झिल्ली भी इसे बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में इसी को जीव द्रव्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। इसी जीव द्रव्य झिल्ली के अंदर सब कुछ रहता है, ठीक है। इसी जीव द्रव्य के अंदर हुआ ये रिक्तिका, ये हुआ इसका केंद्रक, ठीक है। रिक्तिका, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये इसी जीव द्रव्य के अंदर हुआ, ठीक है। इसी जीव द्रव्य झिल्ली के अंदर हुआ, समझना। कोशिका भित्ति तो कैसी होती है? वो निर्जीव होती है, ठीक है। उसके अंदर जल नहीं होता है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर जल नहीं होता है, ठीक है। बताइए, सिंपल। इस कोशिका झिल्ली, जो जीव द्रव्य झिल्ली है, इसके अंदर जितनी भी मटेरियल पाई जाती है, उन सभी चीजों को हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, मेन चीज हमें यह समझना है, होता क्या है। अगर हम इसे अति पराशरी घोल में रखें, किस घोल में? अति पराशरी घोल, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें। यहां पर अधिक मात्रा में विलेय के अणु हैं। जब यहां पर अधिक मात्रा में विलेय के अणु होंगे तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? इस कोशिका से जल निकल के कहां पर आएगा? इस सॉल्यूशन में आएगा कि नहीं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इस कोशिका से जल निकल के आएगा कि नहीं? बताओ, आएगा नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दो, आएगा या फिर नहीं? आपने बोला भैया आएगा, ठीक है, आएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी में ये बात मेंशन है, ध्यान रखना। इसमें लिखा हुआ जीव द्रव्य कुंचन तब होता है जब कोशिका से पानी बाहर गति कर जाए, पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाए। जीव द्रव्य कुंचन कब होता है? जब कोशिका से पानी, जब कोशिका से पानी बाहर की ओर गति करता है, बाहर की ओर गति करता है। दूसरा पॉइंट है, पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग होती है। तो इस घटना को बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन, और ऐसी कोशिका को बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। घटना जीव द्रव्य कुंचन और कोशिका जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहलाती है, ठीक है। कैसी कोशिका? जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहलाती है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले जीव द्रव्य से पानी बाहर आता है और फिर रसधानी से। सबसे पहले इस जीव द्रव्य, इस रसधानी में भी पानी है,
जीव द्रव्य में कोशिका भित्ति में तो पानी है नहीं, कोई बात नहीं। अब ये कोशिका झिल्ली जो है, ये झिल्ली सिकुड़ना शुरू हुई, ठीक है, ध्यान रखना, ये झिल्ली क्या हुई, सिकुड़ने लगी, ठीक है। देखो कैसे सिकुड़ती है, अगर स्टेप बताएं आपके तो ये है कोशिका भित्ति, ठीक है। अब ये झिल्ली से अगर पानी निकला बाहर की तरफ गया तो ये जो कोशिका भित्ति, वो कोशिका झिल्ली थी, ये सिकुड़ने लगी, ठीक है। ये देखिए ये सिकुड़ गई कोशिका झिल्ली। क्या ये कोशिका झिल्ली सबसे पहले पानी निकला, वैक्यूल ऐसे ही अभी रखी है, ठीक है। कोशिका झिल्ली से पानी निकल गया, बाहर की तरफ आया, फिर फिर आगे क्या हुआ, आगे फिर ये कोशिका झिल्ली और सिकुड़ी, क्यों, क्योंकि इसके वैक्यूल से भी पानी अब निकलने लगा, ठीक है, वैक्यूल से भी पानी निकलने लगा, ठीक है। फिर और सिकुड़ता गया, ये घटना होती रही, पानी सिकुड़ता रहा, तो कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली ये आ गई, ये वैक्यूल हो गया, केंद्रक हो गया, और इसके कुछ कोशिका अंग हो गए। क्या हो गए, कुछ कोशिका अंग हो गए, ठीक है। वैक्यूल हो गया, केंद्रक हो गया, कुछ कोशिका अंग हो गए। अब ये कोशिका क्या कहला रही है, अब यही कोशिका जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहला रही है, बस यही कोशिका जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहला रही है, ठीक है, क्योंकि इसका जीव द्रव्य क्या हो गया, सिकुड़ गया, और जीव द्रव्य सिकुड़ गया, इस कोशिका भित्ति से अलग हो गया, ठीक है। क्या है, कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग, कोशिका भित्ति से अलग हो गया, क्या, कोशिका झिल्ली, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जल का परिवहन झिल्ली के आर पार उच्चतर जल विभव क्षेत्र से निम्नतर जल विभव क्षेत्र कोशिका के बाहर जाता है, ठीक है। जल विभव किसमें ज्यादा है, उच्चतर जल विभव इसमें है, निम्नतर जल विभव इसमें है, तो उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की तरफ जल गति कर रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं फ्लैसिड। फ्लैसिड कंडीशन में क्या होता है, फ्लैसिड कंडीशन, देखो फ्लैसिड कंडीशन में ये होता है कि एक कोशिका, जैसे ये कोशिका को फ्लैसिड कंडीशन में समपराशरी घोल में रखते हैं, ठीक है। फ्लैसिड कंडीशन में क्या होता है, समपराशरी घोल में रखते हैं, मिटा दें इसको, बताइए, देखिए फ्लैसिड में क्या होता है, इमेज भी बनाया गया है आपका, ये आपका घोल ले लिए, ये आपकी कोशिका ले लिए, ये जो है रिक्तिका, ये केंद्रक, ठीक है, ये रिक्तिका, ये केंद्रक। इसको किसमें रखा गया, देखिए इसको किसमें रखा गया, इसको समपराशरी घोल में रखा गया, किसमें, समपराशरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अणु हैं विलेय के, 3 4 5 6 7 8 9 10 समपराशरी घोल में इसको रखा गया, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, अब समपराशरी घोल में रखा जाएगा तो जल ना ही इससे इसमें आएगा, ना ही इससे इसमें आएगा, ठीक है। जल अगर एक बाल्टी जल इसमें आएगा तो एक बाल्टी जल इसमें भी चला जाएगा, मतलब जल की मतलब बराबर रहेगा, साम्य अवस्था में रहेगा ये, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है कि जब कोशिका को समपराशरी घोल में रखा जाता है, ठीक है, जब कोशिका को समपराशरी घोल में रखा जाता है तो जल का कुल प्रवाह अंदर या बाहर की ओर नहीं होता है, जल का प्रवाह अंदर या फिर बाहर की ओर नहीं होता है, ठीक है। यदि बाह्य घोल जीवद्रव्य के पराशरी दाब को संतुलित करता है, ठीक है, बाह्य घोल जो है, ये बाह्य घोल जीव द्रव्य के पराशरी दाब को संतुलित करता है तो यह समपराशरी घोल कहलाता है, ठीक है। तो इसे समपराशरी कहते हैं। कोशिका में जब जल अंदर और बाहर समान रूप से प्रवाहित होता है तो कोशिकाएं साम्य अवस्था में कही जाती हैं, तब कोशिका को ढीला कहा जाता है, ठीक है, फ्लॉसिड या फिर कोशिका को ढीला, तब कोशिका को ढीला कहा जाता है, फ्लॉसिड कहा जाता है,
ठीक है, यानी कि ये कोशिका साम्य अवस्था में है। ठीक है, 10 अणु विलेय के इस बाह्य गोल में थे और इस कोशिका के अंदर भी 10 अणु विलेय के ही थे, तो कोशिका कैसी हुई? साम्य अवस्था में हुई। ठीक है, एक पॉइंट और है। ठीक है, ये पॉइंट है आपका जीव द्रव्य सकुंचन। जीव द्रव्य सकुंचन। ठीक है, तो देखो जीव द्रव्य सकुंचन ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जैसे जैसे हमने किशमिश को जल में डाला, किशमिश फूल गई। अगर अंगूर को हम चीनी के घोल में डाला तो अंगूर सिकुड़ गया। ठीक है, किशमिश बन गया, किशमिश को जल में डाल दिया, फूल गया। तो ये एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है। कौन? आपकी जो है जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य सकुंचन। ठीक है, इसमें होता क्या है, जब कोशिकाओं को अल्प पराशरी घोल के विलयन में रखा जाता है। कहां पर? ये कोशिका है, इसको अल्प पराशरी घोल में रखा गया। कहां पर रखा गया? अल्प पराशरी घोल के विलयन में इसको रखा गया। ठीक है, अल्प पराशरी 3-4 अणु हैं विलेय के। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अणु हैं विलेय के। ठीक है, इसमें 9 अणु विलेय के, इसमें 4 अणु विलेय के। क्या बोला गया कि जब कोशिका को अल्प पराशरी घोल के विलयन में रखा गया तो कोशिका का जल विसरित होता है और जीव द्रव्य के विरुद्ध दबाव बनाने के कारण दबाव बनाता है, जिसे स्फीति दाब कहते हैं। यहां से जल अंदर की तरफ जाता है और वो जीव द्रव्य में दबाव बनाता है और उसी दबाव को ही स्फीति दाब कहते हैं, साई पी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसी दाब को स्फीति दाब कहते हैं, साई पी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था किशमिश फूल रही थी, एक बार किशमिश फूली थोड़ा सा, फिर ज़्यादा फूल गई, फिर एक स्थान आया उतनी ही किशमिश फूली, उससे ज़्यादा नहीं फूली। उससे ज़्यादा क्यों नहीं फूली? क्योंकि उसमें एक दाब लग रहा है, जिस दाब को बोलते हैं स्फीति दाब, साई पी। ठीक है, विरुद्ध दबाव के कारण जिसे स्फीति दाब कहते हैं। पानी घुसने के कारण जीव द्रव्य द्वारा प्रकट किए गए कठोर भित्ति में विपरीत दबाव, ठीक है, जिसे दाब विभव कहते हैं। इस कोशिका भित्ति से, किससे? इस कठोर भित्ति से एक विपरीत दबाव लगता है, जिसको दाब विभव कहते हैं। कोशिका की भित्ति की दृढ़ता के कारण कोशिका फटती नहीं है। कोशिका क्यों नहीं फटती? क्योंकि कोशिका की भित्ति मजबूत होती है। ठीक है, यह स्फीति दाब अंततः कोशिका के विस्तार एवं फैलाव के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, स्फीति दाब लगेगा तो कोशिका क्या होगी? कोशिका का विस्तार होगा। ठीक है, कोशिका का फैलाव भी होगा। बस है सिंपल ना? बताओ, यही आपका सा नंबर बताया गया, टारगेट प्रेशर। ठीक है, टर्जिट प्रेशर बोलते हैं स्फीति दाब। बाहर से जल क्या हो रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है। क्या हो रहा है? बाहर से जल क्या हो रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है। जब बाहर से जल अंदर की तरफ आएगा तो कोशिका क्या होगी? फूल जाएगी। ठीक है, एक विशेष अवस्था तक फूलेगी, उसके बाद नहीं फूलेगी। अगर उसके बाद भी ज्यादा दाब लग गया ना, उसमें एक दाब लगता है जिसको बोलते हैं स्फीति दाब। अगर स्फीति दाब के ऊपर थोड़ा सा भी दाब लगा ना, तो वो हो गया आपका स्फीति दाब अधिक हो गया और कोशिका फट गई। ठीक है, क्या हो गई? कोशिका फट गई। बताइए, यहां तक सब क्लियर है? यहां तक सब क्लियर है? सब समझ में आया? एक एक पॉइंट बताइए। एक बार कमेंट कर दीजिए भैया जी, एक बार कर दीजिए। मेरे को प्यास लग रही, पानी पी लूं मैं। एक बार कमेंट करके बता दीजिए। बताइए, यहां तक क्लियर है ना? टोटल एनसीईआरटी समझने वाली बात है दोस्तों। अगर एक बार आप इसको ध्यान से समझेंगे ना, ध्यान से समझ आ जाएगा। प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना समझ आ रहा है या नहीं। कूल डाउन।
इम्बिबिशन पढ़ेंगे हम लोग। अब अगला पॉइंट है हमारा अंतः शोषण। ठीक है, अंतः शोषण क्या होता है? अंतः शोषण मतलब कि जैसे कोई चीज है ना, जैसे अरे इसी का एग्जाम्पल ले, जैसे आपके घर में लकड़ी का दरवाजा होता है, लकड़ी का दरवाजा, ठीक है, उस लकड़ी के दरवाजे में बारिश के दिनों में वो लकड़ी का दरवाजा फूल जाता है, फूल जाता है ना, फूल जाता है नहीं, हाँ या ना भैया, सच सच बताओ, फूलता है या फिर नहीं, बताओ। फूल जाता है ना वो। जैसे कल मैं आपको बताया, परसों की क्लास में हम लोगों ने चना भिगाया था, कल की क्लास में मैं चने को दिखाया था, चना फूल गया था। हा? चना बिल्कुल कठोर था परसों वाली क्लास में, कल वाली क्लास में फूल के बिल्कुल मुलायम हो गया। उसी को बोलते हैं अंतः शोषण। ठीक है, अंतः शोषण, इम्बिबिशन। ठीक है, अंतः शोषण में क्या होता है कि जो कोशिका होती है ना, कोशिका के अंदर रिक्त जगह रहती, खाली जगह, वो मिल करके फूल जाती। जैसे हम आटा सानते हैं, आटा के अणु अलग अलग रहते हैं, एक आटा बिल्कुल छोटा छोटा अलग अलग रहता है, पानी डाल देते हैं, सब वो लिपट के एक आकार ले लेता है। ठीक है, एक आकार ले लेते हैं ना, उस आटा के अणु के अंदर, छोटे छोटे अणु के अंदर वो पानी को अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया? पानी को अवशोषित कर लिया, इसलिए वो फूल गया। इसी घटना को बोलते हैं अंतः शोषण। ठीक है, जब ठोस एवं कोलाइड, अंतः शोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है। ठीक है, अंतः शोषण भी एक विशेष प्रकार का विसरण है। एनसीईआरटी आपकी लिखती है, एनसीईआरटी खोल लीजिएगा दोस्तों, पेज नंबर 183। ठीक है, ये है कि जब ठोस एवं कोलाइड द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है, जब ठोस एवं कोलाइड मतलब जेली वगैरह, ठीक है, कोलाइड द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है, तो इसके कारण इसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होती है। जल को अवशोषित किया जाता है तो आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होती। क्यों? क्योंकि जल को इसने ले लिया। अब तुम पानी पी लिए, तुम्हारा पेट फूल गया कि नहीं? बताओ, तुम पानी पी लिए, तुम्हारा पेट तो फूल गया, इसे हो गया। नहीं पिए थे, ऐसे लकड़ी की तरह थे, पी लिए, फूल गया है, तो आयतन में विशाल वृद्धि हुई। ठीक है, क्या हुई? आयतन में विशाल वृद्धि होती है। ठीक है, इसी घटना को बोलते हैं इम्बिबिशन, अंतः शोषण। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण है इसका बीज और सूखी लकड़ी द्वारा जल का अवशोषण। ठीक है, जैसे कल हमने बीज डाला था, है ना, सीड लिया था ना, उसमें सीड में क्या किया था? सीड को जैसे अगर तुम सीड लो, ठीक है, सिंपल सी चीज देखो, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, ये हमारे पास है, यहाँ पर ये सॉइल है, ये है सॉइल, मिट्टी, ये यहाँ मैंने डाला सीड को, ठीक है, ऊपर से डाला मैंने वाटर डाला, फिर ये सीड फूला, ये सीड फूला, ठीक है, फिर इसके अंदर जो भ्रूण है, वो भ्रूण धीरे धीरे इसके जो बाह्य चोल था, ठीक है, उसको फोड़ा, बाहर निकला, फिर ये बाहर निकलते 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 धीरे धीरे करके क्या कर लिया? ये देखो, ये एक प्लांट बना लिया, ये देखो, ये देखो बना लिया, यही सीड इस जल को, इस मिट्टी, जहां पर मिट्टी थी ना, उस मिट्टी को अलग कर रहा है। मिट्टी देख रहे हो ना भाई, मिट्टी को भी ये हटा रहा है, अपने आसपास की मिट्टी को हटा करके बोल रहा है मैं बाहर निकलूंगा, मैं बाहर निकलूंगा, और बाहर निकल रहा है। बताओ, एक दाब लगा रहा है कि नहीं? ये ध्यान से देखिए, ये एक दाब लगा रहा है कि नहीं? दाब लगा करके मिट्टी को ठेल वेल के ऊपर की तरफ निकल रहा है, मैं निकलूंगा।
ठीक है। तो एनसीईआरटी इसी पर लिखती है कि अंतः शोषण के द्वारा दाब नहीं होता तो, अगर अंतः शोषण में दाब होता है, ठीक है, अगर ये देखो क्या हो रहा है, ये आसपास अपने दाब लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगाएगा तभी तो ये ऊपर उठेगा, फूलेगा, प्रेशर लगाता है, ठीक है। यदि अंतः शोषण के द्वारा दाब नहीं होता तो नवोद्भित खुली जमीन पर उभर कर नहीं आ पाते। ये बीज ना जमीन के ऊपर नहीं आ पाते, क्योंकि हम बीज को जमीन के अंदर ही गाड़ देते हैं, ठीक है। ये संभवतः बाहर आकर स्थापित नहीं हो पाते, जमीन के बाहर ये आ ही नहीं पाते अगर दाब ना होता तो, इसलिए अंतः शोषण के द्वारा भी दाब लगता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब का प्रयोग, ठीक है। फूली हुई लकड़ी जब फूल जाती है, ठीक है, क्या होती है, लकड़ी जब फूल जाती है तो वो दाब लगाती है, ठीक है। जैसे ये एक लकड़ी है, ठीक है, ये एक लकड़ी है, इस लकड़ी में वाटर को डाला तो ये लकड़ी क्या हुई, ये लकड़ी देखो ये फूल गई, ठीक है। पुराने ज़माने में आदिमानव लोग पता है क्या करते थे, जैसे ये आपकी चट्टान है, ठीक है, तो इस चट्टान में जैसे ये है ना, तो यहाँ पर क्रैक करके थोड़ा सा लकड़ी घुसा देते थे, क्या करते थे, लकड़ी घुसा देते थे। ये यहाँ पर क्या लगा दिया, लकड़ी लगा दिया, ऊड को लगा दिया, और ऊड में पानी आया तो ये लकड़ी फूली, और फूली तो आसपास क्या लगाई, आसपास लगाया इसने दाब, इस लकड़ी ने क्या लगाया, आसपास दाब लगाया। जब ये दाब लगाया तो उसका दाब इतना अधिक होता है कि ये चट्टान को क्रैक कर देता है, ये चट्टान को भी क्रैक कर देता है, तोड़ देता है ना। तो आदिमानव लोग ऐसे ही करते थे, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर है अंतः शोषण भी एक प्रकार का विसरण है, क्योंकि जल की गति सांद्रता प्रवणता के अनुसार होती है। जल की गति किधर से किधर को होती है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार होती है, ठीक है। इस लकड़ी के अंदर जल की मात्रा क्या है, इस लकड़ी के अंदर जल की मात्रा कम है, यहाँ बाहर से इसको अधिक जल दिया जा रहा है, ये देखो बाहर जल अधिक है तो ये जल अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। सांद्रता प्रवणता के अनुसार होती है। बीज या अन्य ऐसी ही सामग्री में लगभग पानी नहीं के बराबर होता है, अतः ये आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। पानी इनके पास नहीं के बराबर होता है, लेकिन ये जल का अवशोषण कर लेते हैं। जैसे किशमिश को पानी में डालोगे ना तो जल को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इसी घटना को बोलते हैं अंतः शोषण, ठीक है। अन्वेषक तथा अंतः शोषित होने वाला द्रव्य के बीच जल विभव प्रवणता आवश्यक है, ठीक है, इसी के द्वारा अंतः शोषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लंबी दूरी तक जल का परिवहन। क्या है, लंबी दूरी तक जल का परिवहन। मुझे लगता है, एक सेकंड रुकिएगा, चलिए आज भी लंबी दूरी तक जल का परिवहन आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। छोटा सा है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ना। क्या है, जैसे हमारे पास एक पेड़ है, ठीक है, ये देखिए एक हमारे पास पेड़ है, तो पौधों में क्या होता है, बड़े पौधों में देखो लंबी दूरी तक परिवहन जो इसमें निष्क्रिय रूप से होता है, ये निष्क्रिय परिवहन होता है, इसमें ऊर्जा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। एनसीईआरटी लिखती है कि लंबी दूरी तक परिवहन केवल विसरण के द्वारा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि विसरण एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। क्या है, विसरण एक धीमी प्रक्रिया है। तो क्या होता है कि बड़े एवं जटिल जीवों में बहुधा पदार्थों का परिवहन लंबी दूरी तक होता है, ठीक है। क्या होता है,
लिख लीजिएगा कि बड़े एवं जटिल जीवों में बहुधा पदार्थों का परिवहन लंबी दूरी तक होता है। कभी कभी उत्पादन या अवशोषण का संग्रहण एक स्थान से काफी दूर स्थान तक होता है। देखो अवशोषण, जैसे इस कोशिका के भाग को जल चाहिए, ठीक है, तो ये जल यहां से लेगी, ये रूट से लेगी, ठीक है, मूलों से, जड़ों से, तो यहां से जल जाएगा, ये देखो जा रहा है जल, ठीक है, यहां से जल जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जल मांग रही है कोशिका, वो जल उससे आपस में ले रही जहां से जल चढ़ रहा है, ठीक है। कोशिका में कुछ खाना बना, पत्ती में यहाँ पे कुछ खाना बना, तो इस खाना को यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया सीधे ये यहाँ पे जड़ में स्थापित कर दिया, ये रख दिया यहाँ पे। जब पत्तियां झड़ गईं तो यही खाना फिर पहुंच गया ऊपर, खाना वहां से बना फिर नीचे आ गया, पत्तियां झड़ गई, खाना ऊपर पहुंच गया। यह घटना पौधों में चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा कि बड़े एवं जटिल जीवों में बहुधा पदार्थों का परिवहन लंबी दूरी का होता है। कभी कभी उत्पादन या अवशोषण एवं संग्रहण के स्थान एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, अतः विसरण एवं सक्रिय परिवहन काफी नहीं है, ठीक है। इसलिए व्यापक दूरी का परिवहन तंत्र आवश्यक होता है ताकि आवश्यक पदार्थ निश्चित रूप से तीव्र गति में पहुंच सकें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जल, खनिज तथा भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। किसके द्वारा? सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। पहला मैंने देखा इस कोशिका में, यहाँ पे जल क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से जल मांगा जा रहा है कि जल चाहिए, तो कोशिका से जल को घसीटा जा रहा है, यहाँ से जल क्या हो रहा है, जल घसीट रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें, एक तरीके से जल और जाता है, कैसे, ये मान लेते पत्तियां हैं आपकी, बरसात का मौसम है, ठीक है, किसका, बरसात का। बरसात के दिनों में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है, पानी बाहर ज्यादा रहता है, तो वो पानी क्या होता है, यहां पर एक मूल दाब लगता है, ठीक है, रूट प्रेशर। जो रूट होती हैं, जो मूल होती हैं, वो दाब लगाती हैं, उस दाब को बोलते हैं रूट प्रेशर। और वो रूट प्रेशर जब लगता है तो जल क्या होता है, जल ऊपर चढ़ता है। ये देखो रूट प्रेशर के द्वारा जल ऊपर चढ़ जा रहा है, ठीक है, पत्तियों तक पहुंच जा रहा है, ठीक है। इसी घटना को बोलते हैं सामूहिक प्रणाली। क्या बोलते हैं, सामूहिक प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या होता है, सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दोनों बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के परिणाम स्वरूप, यहां से दाब लग रहा है तभी यहां से जल ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। यहां नीचे पत्तियों, जड़ में खाना नहीं है, पत्तियों में खाना बना, तब पत्तियों से खाना नीचे की तरफ आया, दाब लगा, ठीक है। पत्तियों में खाना नहीं है, पत्तियां झड़ गईं, पत्तियों में खाना नहीं, पत्तियां झड़ गईं। अब जड़ के अंदर खाना है तो जड़ से इधर दाब लगा, पत्तियों की तरफ खाना पहुंच गया, ठीक है। क्या होता है, दाब की भिन्नता पर यह निर्भर करता है, ठीक है। फिर पॉइंट है आपका दाब प्रवणता। थोक प्रवाह में धनात्मक जलीय दाब प्रवणता तथा ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता। ये क्या है, मूल दाब आपका धनात्मक जलीय दाब प्रवणता है, ठीक है, और ये ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता है आपका, ठीक है। संवाहिनी प्रणाली, संवाहिनी प्रणाली के अंदर क्या होता है, संवाहिनी प्रणाली, ठीक है। संवाहिनी प्रणाली क्या होता है, उच्च पादपों में बहुत ही उच्च विशेषीकृत संवाहिनी ऊतक होते हैं, ठीक है, बहुत ही उच्च विशेषीकृत संवाहिनी ऊतक होते हैं, जिनको हम जाइलम और दूसरे को हम फ्लोएम कहते हैं। जाइलम क्या करता है, तो जाइलम जल का परिवहन करता है। क्या करता है, तो जाइलम क्या होता है, जाइलम मुख्य रूप से जल, खनिज लवण
जल का परिवहन, खनिज लवण का परिवहन, कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन तथा हार्मोन, कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन तथा हार्मोन का परिवहन जड़ के वायवीय भाग तक स्थानांतरित करता है। ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक विलयनों को पत्तियों से पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ठीक है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक विलयनों को पत्तियों से, ठीक है, पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है कौन? फ्लोएम। ठीक है। तो ये काम हुआ आपका जाइलम का, ये काम हुआ आपका फ्लोएम का। इस तरीके से होता है लंबी दूरी का जल में परिवहन। ठीक है। लंबी दूरी का परिवहन आपका कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है। बताइए। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।